वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये टॉपिक का 18th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इक्वेशन दिए हैं, हमें ये सिस्टम दिया है और हमें चेक करना है ये सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट हो तो फिर हमें उसको सॉल्व भी करना है। देखो लिखा है एंड सॉल्व। सॉल्व करके हमें यहाँ जो अननोन्स है x1 x2 x3 उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुका है, हाँ, एक बार नहीं 2 बार। विंटर 19 समर 23 में आ चुका है 6 मार्क्स के लिए। इसका मतलब ये रिपीट होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम की आपको घर से ही प्रैक्टिस करके जाना है, तो आप एग्जाम में आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन सिस्टम को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे गिवन इक्वेशंस आर। गिवन इक्वेशंस जो है वो हम यहां लिख लेंगे। तो ये हमने गिवन सिस्टम यहां से ले लिया है। यहां पे इस बार 4 इक्वेशन दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो। और अब ये सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम पुट करेंगे तो यहां 3 मैट्रिक्स बनेंगी। पहला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा अननोन मैट्रिक्स, तीसरा कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये देखो पहले बनाएंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जिसमें हमें चारों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स का यूज करना है। फिर बनेगा अननोन मैट्रिक्स जिसमें यहाँ पे सभी अननोन यहाँ लिखना है और इक्वल टू के राइट साइड में जो है वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट देखो क्या है 3 3 2। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 3 2। सेकंड इक्वेशन में है यहाँ x1 है x2 है x3 नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ 1 2 और 0 1 2 0। उसके बाद यहाँ पे देखो x2 है x3 है, मतलब x1 0 हो जाएगा। तो x1 0 10 और 3, ये देखिए, ठीक है। और लास्ट इक्वेशन 2 -3 -1 2 -3 -1। तो ये बन गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब यहाँ अननोन मैट्रिक्स, अननोन क्या है वो है x1 x2 एंड x3 और इक्वल टू के राइट साइड में जो है वो यहाँ आएगा। यहाँ इक्वल टू के राइट साइड में 1 है, नेक्स्ट इसमें 4 है, फिर -2 है। अब देखो फोर्थ इक्वेशन में यहाँ -5 है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करो +5 हो जाएगा। या हम एक काम करेंगे यहाँ पे इसको राइट साइड में ही शिफ्ट करके यहाँ +5, ये देखो ऐसा लिख देंगे, ये देखो, ठीक है। -5 को उधर शिफ्ट किए। तो फाइनली हमने गिवन चारों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिया है। तो यहाँ पे ये है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये है कांस्टेंट मैट्रिक्स और ये है अननोन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स को कहेंगे हम एज अ ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स को कहेंगे एज अ बी मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को कहेंगे एज अ एक्स मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी ऐसा फॉर्म है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ये फॉर्म में है, ठीक है। फिलहाल हम इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। इसका आगे हमें यूज होगा इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। ax इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलेंगे, हमने मैट्रिक्स फॉर्म में तो पुट कर लिए, आगे क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा है कि सिस्टम को कंसिस्टेंट है कि नहीं वो चेक करो। पहले कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो सिस्टम को अगर आपको चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो क्या करो, अब सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में आपने पुट किए हैं, सबसे पहले यहाँ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को हम सी मैट्रिक्स कहेंगे, जो कि ए और बी को कंबाइन करके बनाया जाता है, ठीक है। सो नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स कहेंगे, जो कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। तो ये ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स, इनको कंबाइन करो। तो देखो कंबाइन करने के बाद यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। पहले ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, ये देखो ये ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, ये हमने कॉपी करके यहाँ ले लिए। और अब ये बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, ये बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी हमने यहाँ ले लिए। आप चाहे तो यहाँ पार्टीशन दे सकते हैं ताकि ये पता चले ए मैट्रिक्स कौन सा है और बी मैट्रिक्स कौन सा है। तो हम यहाँ पार्टीशन दे देते हैं, ये देखो हमने यहाँ पार्टीशन दिए। पार्टीशन दिए आपको समझाने के लिए, वो ये कि ये जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं और इधर के एलिमेंट्स बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो ये हमने ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स तैयार कर ली है।
हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है ना, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए पहले आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करना होता है। अब सुनो, जो हम बताने वाले जरा ध्यान से सुनो। अब अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है तो क्या करो, सबसे पहले ये सी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। अगर सी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो कंसिस्टेंसी चेक करना आसान हो जाएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो जो मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट मतलब कौन से, देखो बता देते। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स ये है, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये देखो ये एलिमेंट्स लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है। ये वाले इतने एलिमेंट्स लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है। हमें इतने जगह 0 चाहिए। अगर इतने जगह 0 आ गया तो फिर हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे और फिर हम कंसिस्टेंसी के लिए जाएंगे आगे और हमें पता चलेगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं, आगे बताएंगे वो। लेकिन पहले ये इतने प्लेस पे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स के इतने प्लेस पे 0 ला लो, और ये 0 लाने के लिए हम अब रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। तो चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम यहाँ इतने जगह 0 लाएंगे। कैसे लाएंगे जरा ध्यान से देखो। ये देखो आपको रो का नंबर बता देते हैं। ये चारों 4 रोज है यहाँ पे, तो ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3 और ये है रो 4। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है तो हम एक काम करेंगे, पहले हम रो 2 और रो 4 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि रो 3 में ऑलरेडी पहले प्लेस पे 0 है। रो 2 और रो 4 में पहले प्लेस पे 0 लाएंगे, उसका कैलकुलेशन रो 1 के साथ करो। तो रो 2 को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 ऑफ रो 2 माइनस रो 1 करो, और यहां पे 3 ऑफ रो 4 माइनस 2 ऑफ रो 1 कर लो। इससे आपको क्या होगा, रो 2 और रो 4 में फर्स्ट प्लेस पे 0 मिल जाएगा। देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आपको आना चाहिए। हमने अभी तक इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो गई होंगी। ठीक है ना, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं और आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखो यहाँ पे हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के थ्रू 2 इक्वेशन बनाए हैं। अब देखो यहाँ पे हम न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, सी मैट्रिक्स। देखते हैं क्या एलिमेंट्स बनते हैं। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे 3, 3, 2 और 1। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज है। सेकंड रो के एलिमेंट्स और फोर्थ रो के एलिमेंट्स वो हमें ये 2 इक्वेशन से निकालना है। और थर्ड रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे 0, 10, 3, 0, 10, 3 और इधर -2। ये थर्ड रो के एलिमेंट्स एज इट इज है। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करो। सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करो। ये R2 वाली इक्वेशन से हम आपको समझाने के लिए यहाँ रफ वर्क बता रहे, रफ करके बता रहे। ठीक है, आप चाहे तो एग्जाम में कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो। देखो हम यहाँ पे ये R2 वाली इक्वेशन का यूज करके सेकंड रो के एलिमेंट्स कैसे निकालना बता रहे। तो क्या लिखा है, 3R2 माइनस R1, मतलब R2 के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट रो में से उसको माइनस करो। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट देखो 1 है, तो यहां रखो 1, तो 3 × 1 माइनस उसका रिस्पेक्टिव फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो ये क्या होगा, 3 - 3 0, मतलब यहां आपको मिल जाएगा 0, फर्स्ट एलिमेंट 0। उसके बाद देखो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 2 है। ओके, R2 की जगह 2 रखो, R1 की जगह 3 रखो, मतलब 3 × 2 - 3, मतलब ये 6 - 3, तो ये हो जाएगा 3, तो यहां 3 आएगा, 6 - 3 3। उसके बाद सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 0 है, तो यहां R2 की जगह 0 रखो, और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 0 है, तो यहां 0 रखो, और 2 है यहां 2 रखो, तो 3 × 0 - 2। ठीक है, इसका मतलब ये -2 रहेगा, तो यहां रखो -2, ये देखो। ठीक है, और सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट 4 है, यहां R2 की जगह 4 रखो और R1 की जगह 1 रखो, तो 3 × 4 - 1 इक्वल टू 3 × यहाँ 4 और यहाँ 1, तो ये क्या होगा, ये 12 - 1 मतलब ये 11, तो यहाँ रखो 11। तो ये देखो सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज किया हमने। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, R4 फोर्थ रो के एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए R4 वाली इक्वेशन का यूज करो, उसके लिए भी हम आपको रफ वर्क बताएंगे। ये समझ में आया ना आपको। अब देखो R4 के जगह फोर्थ रो के एलिमेंट्स रखो और R1 के जगह फर्स्ट रो के एलिमेंट्स रखो।
ठीक है, कैलकुलेशन हम यहां बताएंगे। तो फोर्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो यहां 2 रखो और यहां 3 रखो। 2 और 3 मतलब 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 0, तो यहां रखो 0। फोर्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया। उसके बाद -3 यहां रखो और 3 यहां रखो, तो 3 ऑफ -3 माइनस 2 ऑफ 3, मतलब ये -9 -9 माइनस 6 ना, तो ये हो जाएगा -14 -15 -9 -6 -15। उसके बाद -1 यहां रखो R4 की जगह और 2 यहां रखो, तो 3 इंटू -1 -2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -3 और ये -4, मतलब -3 -4 कितना -7, सो -7 इस तरह से। ठीक है, और अब लास्ट एलिमेंट 5 यहां रखो और रिस्पेक्टिव 1 यहां रखो, तो 3 इंटू 5 -2 इंटू 1, मतलब 15 -2 13, तो यहां रखो 13। ये देखो फोर्थ रो के सभी एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ये फोर्थ रो के एलिमेंट फाइंड आउट किए, कैलकुलेशन ये है। ये सेकंड रो के एलिमेंट हमने फाइंड आउट किए, कैलकुलेशन ये है। एग्जाम में आपको इतना डिटेल कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। आप डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, ये अभी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स अभी भी पूरी तरह से 0 हुए क्या? नहीं हुए। तो हमें यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स पूरी तरह से 0 करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे और आगे चल के हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो इतना ये कैलकुलेशन पार्ट है ये हटा देते हैं। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने किए। ठीक है, और अब जैसा हमने कहा ये अभी भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स अभी भी पूरी तरह से 0 नहीं हुए हैं, तो हमें 0 करना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करना है। अब तो हमें कहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे हम फिर से लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स बता देते हैं। देखो हमें इतने प्लेस पे 0 चाहिए, उसमें से ये 3 प्लेस पे 0 आ चुके हैं, अब बाकी के 3 प्लेस पे 0 चाहिए। तो चलो ये 10 और -15 जहाँ लिखा है वहाँ पे हम 0 डालेंगे। तो हम फिर से रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ करेंगे। थर्ड रो और फोर्थ रो में 0 चाहिए, तो क्या करो, थर्ड रो फोर्थ रो का जो कैलकुलेशन है वो सेकंड रो के साथ करो, फर्स्ट रो के साथ गलती से कैलकुलेशन मत करना। तो चलो हम थर्ड रो के लिए इक्वेशन बनाएंगे और फोर्थ रो के लिए भी इक्वेशन बनाएंगे। तो थर्ड रो में यहाँ पे देखो 10 है, सेकंड रो में 3 है, तो क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो को 10 से मल्टीप्लाई करो और सब्सट्रैक्शन करो। सो 3 ऑफ R3 माइनस 10 ऑफ R2 ऐसा करो। ठीक है, और फोर्थ रो में अगर आपको यहाँ -15 की जगह अगर 0 चाहिए तो क्या करो, ये सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 15 हो जाएगा और वो फोर्थ रो में ऐड करना, मतलब ये ऐसा हो जाएगा R4 प्लस 5 ऑफ R2। हमें ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके ये -15 की जगह 0 आ जाएगा। तो चलो ये दोनों इक्वेशंस को फॉलो करेंगे। इसके वजह से क्या होगा, ये 10 और -15 जहाँ लिखा है वहाँ 0 आना तय है। तो चलो अब हम न्यू एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एक न्यू स्लाइड लेंगे, वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कितना इंपॉर्टेंट है अब आप समझ सकते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बिना आप ये सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो देखो न्यू एलिमेंट, न्यू मैट्रिक्स यहाँ पे बन रहा है, सी मैट्रिक्स। न्यू मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज रहेगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 3 3 2 और 1, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं एज इट इज। सेकंड रो के एलिमेंट्स भी एज इट इज रहेंगे, 0 3 -2 एंड 11। थर्ड रो में चेंजेस हो जाएंगे और फोर्थ रो में भी चेंजेस हो जाएंगे। थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। देखो क्या इक्वेशन बनते हैं। तो आपको क्या करना है, R3 माने थर्ड रो के एलिमेंट्स R3 की जगह रखना है और सेकंड रो के एलिमेंट्स R2 की जगह रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 0। नेक्स्ट एलिमेंट जहाँ 10 है वो कैलकुलेशन ऐसा करना है, देखो 3 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 3, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 3 R3 की जगह रखो और -2 R2 की जगह रखो, तो 3 इंटू 3 माइनस 10 इंटू -2 ऐसा हो जाएगा। तो ये 9 और ये 20, मतलब ये 29 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या करो, R3 का नेक्स्ट एलिमेंट ये -2 है, वो R3 की जगह रखो, उसका रिस्पेक्टिव 11 R2 की जगह रखो।
सो 3 इंटू -2 -10 इंटू 11 ऐसा, ठीक है। सो 3 2 ज़ा ये 6 -6 एंड -110, तो ये -116 हो जाएगा, -116, ठीक है। तो थर्ड रो के एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट किए बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अब फोर्थ रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करो। फोर्थ रो के एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट तो 0 था तो 0 ही रहेगा। सेकंड एलिमेंट जहां -15 है वहां पे यहाँ पे 0 आ जाएगा। कैसे? तो उसके लिए हम ये R4 वाली इक्वेशन, हम ये इसका यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो R4 वाली, 1 मिनट, ठीक है। ये समझ गया ना ये कैसे किया। अब R4 वाले के लिए हम कैलकुलेशन लिखते हैं। तो ये -15 R4 के जगह रखो और उसका रिस्पेक्टिव 3 R2 के जगह रखो, है ना, क्योंकि फोर्थ रो के एलिमेंट R4 के जगह आएंगे और सेकंड रो के एलिमेंट R2 के जगह आएंगे। तो ये -15 + 3 इंटू +5 इंटू 3, मतलब ये -15 + 15 0 हो जाएगा। यहाँ 0 आ जाएगा। ये 1 मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ ये देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये हमने पहले ही लिख लिया। उसके बाद ये -7 R4 का एलिमेंट यहाँ रखो, उसका रिस्पेक्टिव -2 R2 का एलिमेंट यहाँ रखो। तो ये -7 + 5 इंटू -2 ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -7 और ये -10, मतलब -17। और अब इसके बाद लास्ट एलिमेंट निकालना है। तो लास्ट एलिमेंट 13 R4 के जगह रखो और सेकंड रो का एलिमेंट 11 R2 के जगह रखो। मतलब ये ऐसा 13 + 5 इंटू 11, मतलब ये 55 और ये +13, मतलब ये हो जाएगा 68। तो ये देखिए लास्ट के जो 2 एलिमेंट्स है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। और इस तरह से ये देखो न्यू मैट्रिक्स यहाँ बन के तैयार है, ठीक है। R3 के एलिमेंट्स हमने ये 3 इक्वेशन, ये R3 वाली इक्वेशन से निकाले और R4 के एलिमेंट्स हमने ये R4 वाली इक्वेशन से निकाले। न्यू मैट्रिक्स यहाँ बन के तैयार है। चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, अभी भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं। जहाँ तक ये अभी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स पूरी तरह से 0 नहीं आए हैं। लेकिन अब देखो यहाँ तक सॉल्व होने के बाद आगे क्या। अब अगर आप यहाँ पे, हमने आपको क्या कहा था, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 करना है, मतलब ये हमें इतने जगह पे 0 चाहिए। ये देखो हमने कहा था इतने जगह पे 0 चाहिए। तो उसमें से 5 प्लेसेज जो है वहां पे 0 आ गया, लेकिन ये एक प्लेस जो है -17, वहां अभी भी 0 नहीं आया, अभी भी यहाँ 0 नहीं आया। अब अगर आप यहाँ पे 0 लाने को जाओगे, 0 ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके वजह से क्या होगा, 68 जो है, ये जहां 68 लिखा है वहां पे 0 नहीं आएगा, वहां कोई और नंबर आ जाएगा और सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो सकता है। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम को कंसिस्टेंट करने के लिए, यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे ना, तो थर्ड रो और फोर्थ रो को प्रॉपरली चेक करो। थर्ड रो और फोर्थ रो में जो एलिमेंट्स है उसके तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो थर्ड रो में है 0 0 और उसके बाद 29 -116 और फोर्थ रो में भी 0 0 -17 68। तो इसका मतलब यह है कि थर्ड रो और फोर्थ रो एक समान है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ रो को हम यहां से रिमूव कर सकते हैं। अगर हम फोर्थ रो को रिमूव करें तो हमारा मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो देखो हम यहां पे लिख लेंगे रिमूविंग फोर्थ रो या रिमूविंग R4, ठीक है। तो अगर आप यहां पे R4 को रिमूव करोगे तो क्या होगा, देखो न्यू मैट्रिक्स C मैट्रिक्स क्या बनेगा। फर्स्ट रो एज इट इज 3 3 2 1, ठीक है। सेकंड रो भी एज इट इज 0 3 -2 11। उसके बाद थर्ड रो एज इट इज 0 0 29 एंड -116। ये देखो फोर्थ रो को हमने वहां से रिमूव किए। तो देखो फोर्थ रो हमने अगर रिमूव किए तो 3 रो हमें कंसिडर करना है, तो ऐसा। अब चेक करो यहां पे क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, अगर हम इसका ऑर्डर चेक करें तो इसका ऑर्डर है 3/4। इसका ऑर्डर है 3/4 क्योंकि इसमें 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। और यहां पे रूल के अकॉर्डिंग लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है। ये देखो ये 3 लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है, ये 0 है। इसका मतलब ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कंफर्म। तो अगर ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अब हम यहां पे सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं वो हम आसानी से चेक कर सकते हैं।
बिल्कुल आसानी से चेक हो जाएगा। कैसे? तो यहां पे आपको पता है कि हमने ये जो सी मैट्रिक्स बनाए थे वो ए और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके बनाए थे, है ना? तो ए और बी मैट्रिक्स को कंबाइन किए थे। देखो ये देखो, यहां पे पार्टीशन हम यहां पे शो करेंगे, यहां पे भी शो करेंगे, और ये पार्टीशन यहां पे भी शो करेंगे। ये देखो यहां पे जो लास्ट जो मैट्रिक्स है वहां पे भी हम शो करेंगे। ये देखो ये पार्टीशन हम क्यों शो कर रहे हैं, इससे आपको ये पता चलेगा ए मैट्रिक्स कहाँ है और बी मैट्रिक्स कहाँ है। तो यहां पे ये जो ये मैट्रिक्स है ये है ए मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स। ये दोनों को कंबाइन करके हमने सी मैट्रिक्स बनाए थे ना, ए और बी को कंबाइन करके सी बनाए थे। तो यहां पे भी ये जो न्यू मैट्रिक्स है, ये जो पूरा सी मैट्रिक्स है, उसमें ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये ए मैट्रिक्स को बाहर निकालो, यहां से ए मैट्रिक्स को बाहर निकालो। आप बी को भी बाहर निकाल सकते हैं बाद में, चलो हम ए और बी दोनों को बाहर निकालते हैं। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दोनों को हम बाहर निकालते हैं। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 3 3 2 3 3 2, बी में और 0 3 -2 एंड 0 0 29। ये देखो ये है ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, है ना? बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है? 1 11 -1 1 6। ये देखो अब हमने यहां पे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बाहर निकाले। अब इसका क्या मतलब है देखो, अब यहां पे समझना बहुत जरूरी है। ये सी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं वो अगर आपको चेक करना है तो आपको ए और सी का रैंक चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सी मैट्रिक्स जो है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। वो है सी मैट्रिक्स एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, अब सी मैट्रिक्स का रैंक चेक करो। सी मैट्रिक्स का रैंक चेक करने के लिए आपको रैंक क्या होता है, रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पता होना चाहिए। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। पर्टिकुलर मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो की जो संख्या होती है वही उसका रैंक होता है। तो आप चेक करो ये जो मैट्रिक्स सी है इसमें कितने नॉन जीरो रो है। अगर हम चेक करें तो देखो यहां पे ये फर्स्ट रो एक नॉन जीरो रो है, हम यहां लिख लेंगे NZ, इट मींस इट इज अ नॉन जीरो रो क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है। सेकंड रो, क्या सभी एलिमेंट जीरो है? नहीं, इसका मतलब सेकंड रो भी एक नॉन जीरो रो है। थर्ड रो, क्या सभी एलिमेंट जीरो है? नहीं, तो थर्ड रो भी एक नॉन जीरो रो है। इसका मतलब यहां नॉन जीरो रो की संख्या कितनी हो गई? नॉन जीरो रो की संख्या 3 हो गई। देखो 3 नॉन जीरो रो है, इसका मतलब सी का रैंक हो गया 3। अब ए का रैंक चेक करो। ए का रैंक चेक करने के लिए ए में कितने नॉन जीरो रो है वो चेक करो। सो ए में ये नॉन जीरो रो फर्स्ट, ये भी नॉन जीरो रो सेकंड, और ये भी नॉन जीरो रो। इसका मतलब ए का रैंक भी 3 है क्योंकि 3 नॉन जीरो रो ए में है। सी का रैंक भी 3 है क्योंकि सी में भी 3 नॉन जीरो रो है। दोनों का रैंक सेम है, इसका मतलब यह है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो अब हम सिस्टम को सॉल्व करके x1 y1 y2 सॉरी x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि गिवन जो इक्वेशंस थे वो x1 x2 x3 के फॉर्म में थे, है ना? तो हम यहां से फिर अननोन्स x1 x2 x3 आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया? हमने सी मैट्रिक्स को और ए मैट्रिक्स को दोनों का रैंक हमने सेम करे, और दोनों का रैंक सेम करने के लिए हमने यहाँ पे जो फोर्थ रो था उसको हमने इग्नोर किए थे, उसको हमने रिमूव किए थे। फोर्थ रो रिमूव करोगे तो आप आसानी से ये स्टेप्स कर पाओगे। फोर्थ रो को हमने रिमूव इसलिए कर पाए क्योंकि फोर्थ रो और थर्ड रो का स्टेटस बिल्कुल सेम टू सेम था, इसलिए हमने थर्ड रो को रखे और फोर्थ रो को वहां से हटा दिए। समझ में आया? ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली अब हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? हम यहां पे लिखेंगे रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ऑल्सो 3। So since rank of C is equal to rank of A, therefore the given system is consistent and there exists a unique solution। देखो ये लिखना बहुत जरूरी है, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। जितना सी का रैंक है उतना ही ए का रैंक है। और एक बात यहां पे हम बताना चाहेंगे, दोनों का रैंक सेम है और वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। यहां पे अननोन की संख्या क्या है? अननोन की संख्या 3 है, x1 x2 x3 ऐसे 3 अननोन है ना। तो यहां पे दोनों का रैंक भी 3 है और वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। तो हम यहां लिख लेंगे, देखो रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन।
हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे, एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं, ये जो हमने लिखा है ये तो लिखना ही है आपको, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। एग्जाम में भी आपको ऐसा लिख लेना है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। जितना सी का रैंक है उतना ही ए का रैंक है, उतना ही, और दोनों का रैंक सेम है और वो नंबर ऑफ अननोन के भी बराबर है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है और ऐसे में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि ये रूल है, ये रूल है कि अगर दोनों ए और सी का रैंक सेम हो और अगर वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो तो हमेशा आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। सिस्टम तो कंसिस्टेंट रहता ही है और आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहां लिखे हैं therefore the given system is consistent and there exists a unique solution because rank of C is equal to rank of A is equal to 3 is equal to number of unknown। तो चलो अब वो यूनिक सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन यानी हमें x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या करो, ये जो A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। याद करो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे, देखो पहली स्लाइड में बताते हैं, ये देखो ये इक्वेशन नंबर 1 था, ax इज इक्वल टू b। यहां पे A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स पुटअप करो और फिर इसको सॉल्व करो तो आपको x1 x2 x3 मिल जाएगा। तो चलो हम पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर A में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, इक्वेशन नंबर 1 क्या था? वो ऐसा था, ax इज इक्वल टू b, ऐसा था, है ना। तो A मैट्रिक्स यहां रखो, यहां A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आएंगे। A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ये है, हम यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं, ये A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, ये देखो। फिर उसके बाद x यानी x1 x2 x3 जो अननोन है, और इज इक्वल टू B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स वो ये है, वो हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये देखो। और अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें आसानी से क्या मिलेगा, हमें x1 x2 x3 मिल जाएगा, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करो। ठीक है, तो चलो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आगे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो ये ऐसा हो रहा है, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1। उसके बाद 3 ऑफ x2 माइनस 2 ऑफ x3 इज इक्वल टू 11, और लास्ट में मिलेगा 29x3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 116। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस को हम इक्वेशन नंबर दे देंगे, जैसे इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और लास्ट से हमें x3, यहां से हमें x3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका काम हो गया है, इसको हटा देते हैं और यहां जगह बना लेते हैं। तो अब x3 मिल जाएगा हमें, और एक बार x3 मिला तो x2 x1 भी मिल जाएगा। हमने इसको इधर कर लिया है और ये हम यहाँ पे x3 निकाल रहे हैं यहाँ से पहले। तो चलो यहाँ से x3 मिलेगा, सो देयरफॉर x3 इज इक्वल टू 116 को 29 से डिवाइड करो, -4 आएगा। x3 मिल गया -4, और ये उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करो। इक्वेशन नंबर 3 एम्प्लॉइज, 3x2 माइनस 2 इंटू -4 इक्वल टू 11। तो 3x2 प्लस 8 इक्वल टू 11, 3x2 इज इक्वल टू 3, so therefore x2 is equal to 1, x2 मिल गया 1। और अब इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करो, तो 3x1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4 इक्वल टू 1, तो 3x1 प्लस 3 माइनस 8 इक्वल टू 1, 3x1 माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 1, 3x1 equal to 6, so therefore x1 is equal to 2। so finally x1 x2 x3 हमें मिल चुके हैं। so therefore हम यहाँ लिख सकते हैं x1 is 2, x2 is 1 and x3 is -4 which is the required solution। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलो इसको पूरा आपको स्टार्टिंग से रिवाइज करा के देते हैं ताकि इसको आपको अगर कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाए। तो पहले स्लाइड में चलते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम देखें
ये देखिए सबसे पहले सिस्टम दिए थे, 4 इक्वेशन दिए थे, हमने क्या किया सबसे पहले चारों को मैट्रिक्स फॉर्म में पुटअप किए, मैट्रिक्स फॉर्म में पुटअप करने के बाद ऐसे 3 मैट्रिक्स बने, उसके बाद हमने इक्वेशन बनाए Ax = b, फिर हमने ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाए, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड स्टार्ट किए और यहाँ पे उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना शुरू किए। यहाँ तक आने के बाद हमने इसके बाद की जो स्टेप है वो अगले स्लाइड में है, वो ये है, कहाँ गया ये देखो, इसके पहले के स्लाइड में जो था उसके बाद का स्टेप ये है। फिर ये होने के बाद हमने क्या किया, वहां पे 4th रो को रिमूव किए, 4th रो को रिमूव करने के बाद ऐसा हमने सी मैट्रिक्स बनाए, उसमें से हमने ए मैट्रिक्स बाहर निकाले, बी मैट्रिक्स बाहर निकाले, सी का रैंक चेक किए 3, ए का रैंक चेक किए 3, दोनों का रैंक सेम है और वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। इसका मतलब हम वहां स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ऑल्सो 3 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, सो देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। अब वो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो ए और बी मैट्रिक्स है वो हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना था, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, फिर उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किए और उसको आगे चल के सॉल्व किए, पहले x3 मिला, फिर x2 मिला, फिर x1 मिला और इस तरह से हमने सिस्टम को सॉल्व किए और नंबर ऑफ अननोन्स फाइंड आउट कर लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे हमने ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाए, कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का कैलकुलेशन किए, कैसे हमने कंसिस्टेंसी वगैरह चेक किए, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 18। इसके पहले के 17 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।